संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। जहां देश का 2022-23 का बजट कल आएगा, हमें तो पूरी उम्मीद है और राष्ट्रपति अभिभाषण में भी जिस तरह का सरकार का फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाया गया है कि जो मूलभूत आम आदमी की सुविधाओं के साथ साथ जो आने वाले दिनों में हमने काम करना है, चाहे वो स्टार्टअप्स को लेकर हो, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करने की बात हो, चाहे R&D की बात हो, केंद्र ने पीछे भी इन पर काम किया है और आगे भी इस पर फोकस करेगी। प्लस जैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की और कन्वर्सेशन जा रही है, पेट्रोलियम से अब एथेनॉल और फिर क्या पता हाइड्रोजन के ऊपर हम जाए, तो हम तो पूरी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वैल्यू एडेड इनिशिएटिव केंद्र इस बजट में लेकर आएगी, जो देश को आने वाले समय में कैसे और विकसित किया जाए उस पर कदम उठाए जाएंगे। प्लस जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और कैसे मजबूत किया जाए, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो भारतमाला का नया फेज़ लाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को और बढ़ाने की बात हो। हर प्रदेश सरकार यही उम्मीद रखती है कि केंद्र इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लाकर प्रदेशों को और ताकत देने का काम करेगी। खास तौर पर मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि हम इंटरलिंकेजेस ऑफ लिवर करेंगे, जहां हमारी नदियों को जोड़ने का काम करेंगे, उसके ऊपर भी केंद्र इस बजट में एक बड़ा पैकेज लाने का काम करे। इलेक्ट्रिक बात क्या आपने फ्री चार्जिंग के लिए, इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए किस तरह के स्टेशन स्थापित किया, क्या योजना है? देखिए, हमारी ई-व्हीकल पॉलिसी पूरी तौर पर तैयार है और उम्मीद करते हैं आगामी जो कैबिनेट की बैठक है उसमें अप्रूवल देकर आम जन के लिए उसको हम लॉन्च करने का काम करेंगे, जिसके अंदर चाहे वो कमर्शियल जगह हो, चाहे कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे आम आदमी भी अपने घर में ही स्टेशन लगवाना चाहे, उसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से भी हम सब्सिडी देंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि लोग कन्वर्ट होंगे। आज गुड़गांव में, दिल्ली में हम देखते हैं बहुत सी हरी नंबर प्लेट की गाड़ियां घूमने लगी। इसका मतलब लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना शुरू किया। मगर बड़े लेवल पर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से डाइवर्ट होकर हमारे ग्रीन व्हीकल्स की ओर जाए, ये हमारा सबका सपना होना चाहिए। और इसके अंदर मैं तो चाहूँगा कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी व्हीकल्स को इस तरह हम कन्वर्ट करने का काम करें। 5 राज्यों में चुनाव कर रहे हैं, क्या स्थिति क्या लग रही है? अभी तो शुरुआत है, 10 से पोलिंग शुरू है, धीरे धीरे पता चलेगा क्या परिस्थिति है। मगर जनता ने पहले भी प्रगति के लिए वोट का उपयोग किया था और इस समय भी पूरी उम्मीद है कि अपने मत के अधिकार से वो 5 प्रदेशों में प्रगति की ओर कदम उठाए। पार्टनर है बीजेपी की आप, क्या आपको लगता है कि पंजाब में बीजेपी का कोई वजूद है? देखो, पंजाब की बात हो, जननायक जनता पार्टी ना तो पंजाब में, ना उत्तर प्रदेश में, ना उत्तराखंड में लड़ रही। मगर जब कोई रैलियां शुरू होगी और जहां ऐसा लगेगा कि हमारे जाने से प्रभाव पड़ता है, जरूर इस पर भी पार्टी विचार करेगी। आपके टूट कब से होंगे? अभी तो रैलियां ही बंद है। अगर रैलियां शुरू होगी उसके बाद कोई भारतीय जनता पार्टी अपना रैलियों का प्रोग्राम बनाएगी, और वो भी जब होगा जब इलेक्शन कमीशन परमिट करेगी। CMI के और अखिलेश यादव कितनी चुनौती दे सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखो, रीजनल पार्टीज़ की अपनी ताकत होती है और जिस तरह का आज उत्तर प्रदेश में माहौल है उसके अंदर आज कुछ कहना कौन आ रहा है, कौन कितनी बड़ी चुनौती है, बहुत जल्दी हो।
दुष्यंत, सीएमआई के नए ताज़ा आंकड़े आए हैं, हर तीसरा हरियाणा का ग्रेजुएट है वो बेरोजगार है, 24 लाख बेरोजगार। आप जो सवाल एक प्राइवेट संस्था जो कांग्रेस मॉनिटर्ड है उसके बारे में पूछते हैं तो आपको आज का राजस्थान के अखबारों को उठा के पढ़ना चाहिए, जिसमें राजस्थान की सरकार की आरटीआई का हवाला के जवाब में ये आंकड़े आए हैं कि हर 3 में से 2.9 ग्रेजुएट्स राजस्थान में बेरोजगार हैं। तो हरियाणा को बारी बारी झूठे आंकड़ों से बदनाम करने की आदत जिन संस्थाओं की है उन पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। हमारा तो प्रयास है और 75% रिजर्वेशन जो हम लेकर आए हैं उससे रोज़गार प्रदेश में बढ़ेगा। अभी तो 3 महीने तो रजिस्ट्रेशन के हैं, एम्प्लॉयमेंट शुरू होने दीजिए, उसके बाद ये सवाल पूछिए। 75% आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन अभय सिंह तो कहते हैं कि ये ढकोसला है, धरातल पे से कुछ अभय सिंह तो जेजेपी को ढकोसला बोलते थे। आज 10 एमएलए आए, प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं और प्रदेश के लोग उससे खुश हैं। जिस आदमी का विजन सिर्फ एक ही बात कहने का हो ढकोसला है, मैं उसको सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता। पिछले दिनों भी एक वो दोबारा डिमांड कर रहे हैं, दोबारा सड़कों पर आए। पहले उनको चुनाव तो लड़ने दो, पंजाब की जनता दिखा देगी वो कितने बड़े नेता हैं। आज विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में पुतले फूके जा रहे हैं। पहले पंजाब में वोट मांग लें वो लोग जिनने इतने दिन हरियाणा को ऐसी स्थिति में लाकर रखने का काम किया था। उसके बाद ये तो 10 मार्च कोई ज़्यादा दूर नहीं, रिजल्ट भी आपके पास होगा। आम आदमी पार्टी जो है, जो सर्वे आ रहे हैं पंजाब में, उनको आगे दिखाया जा रहा है। क्या लगता है आपको, अगर वहाँ इस तरह के नतीजे हुए तो कितनी चुनौती होगी आसपास के सराउंडिंग इलाकों में? मैं सर्वेज पे विश्वास ना करने वाले आदमियों में से हूँ, क्योंकि जब विधानसभा हरियाणा के चुनाव थे किसी ने हमारी पार्टी को 1 से ज़्यादा सीट नहीं दिखाई और हम 10 विधायक लेकर आए और ऐसी परिस्थितियाँ थी कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की 70 सीटें भी दिखाएगी। कांग्रेस की ऐसी किसने सोची थी कि 30 सीट आ जाएगी और एक पार्टी जो कहती थी कि हम सरकार बनाएंगे वो 1 पे आके सीमित होगी। तो इन तमाम चीज़ों पे विश्वास ना करते हुए इंतज़ार करिए जनता का मत क्या होगा। और मैं मानता हूँ पंजाब की जनता पंजाब के आमजन के विश्वास पे खरा उतरे। पिछले दिनों एक बयान जारी किया गया अभय सिंह चौटाला की तरफ से कि जज यार और कोई सवाल नहीं है आपके पास? आप राजस्थान में 2 दिन के दौरे पर थे, क्या वहाँ को पार्टी के कार्यक्रम थे या पार्टी को वहाँ से? देखिए, जहाँ आज से 4 वर्ष पूर्व मैं नोखा गया था, मैंने एक बात कही थी कि मेरा सपना है कि चौधरी देवीलाल जी के स्मारक में उनके स्टैचू के पास एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो शिक्षा के स्तर में ज़रूर बढ़ोतरी करे। और बड़े सोचने के बाद हमने वहाँ पर एक मॉडल लाइब्रेरी, फुली इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी जहाँ 24 घंटे वाईफाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, डेवलप करने का काम किया। और मैं स्वयं, मेरे पास जितने मेरे एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिटरेचर्स हैं, जितने मेरे पास और लिटरेचर्स हैं, वो भी वहाँ डोनेट करूँगा कि आसपास के बच्चों को जो आज रिक्वायरमेंट है उनकी, वो सारी चीज़ें टाइमलीनेस के साथ उपलब्ध। और ये पहला कदम नहीं है। कई लोग कहते हैं राजस्थान में बना दी, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर भी पिछले 365 दिनों में 40 ऐसी मिनी लाइब्रेरीज़ कन्वर्ट करी हैं। जो चौपालों में कमरे बंद रहते थे उनको हमने लाइब्रेरीज़ में कन्वर्ट किया। नरवाना में 15 है, उचाना में 10 है और ऐसे ऐसे करके जहाँ जहाँ युवा साथियों की डिमांड आई। और खुशी ये होती है कि पिछले 2 दिनों से जब से ये लाइब्रेरी की पिक्चर, लाइब्रेरी का नक्शा लोगों ने फ़ोटो के माध्यम से देखा, तो तमाम लोगों ने अब ट्विटर पे डिमांड रखनी शुरू कर दी कि मुझे भी लाइब्रेरी दो, मुझे भी लाइब्रेरी दो। और ये चीज़ रुकेगी नहीं। मैं तो चाहता हूँ, और मैं जब यूएस में पढ़ता था एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, नॉलेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, इट कैन बी शेयर्ड। ज्ञान कभी रखा नहीं जा सकता, बांटा जा सकता। और मुझे लगता है लाइब्रेरी एक ऐसी संस्था होती है जिसके अंदर लोग अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और बढ़ाकर सोसाइटी के सदुपयोग में लगा सकते हैं। और ये चीज़ मैं इस साल की भी मेरी जितनी डिस्क्रिशन बचेगी मैं उतने ही गाँव को इस मात्रा में भी टेकअप करूँगा। और जितने लोगों का मेरे पास ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से डिमांड आई है,
मैं प्रयास कर रहा हूँ उनको रिप्लाई भी करूँ, उनसे उनके गांव में अवेलेबल रूम्स और रिसोर्सेज भी मांगूँ और उनको कन्वर्ट करूँ। और मैंने तो नोखा के अंदर मेरे को 2 रिटायर्ड प्रिंसिपल, 4 रिटायर्ड प्रोफेसर मिले जिनने ये वादा किया है कि हम दिन में एक बार 2 घंटे के लिए अपने टाइम को भी वहाँ डोनेट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें बच्चों की कोचिंग बढ़ा पाए। और यही है, ये कोलैबोरेटेड एफर्ट है जो ऐसी संस्थाओं को एक नई दिशा और दशा दे पाएगा। एसएससी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चेयरमैन ने 95 लोगों की सूची भी एसआईटी को सौंपी है। बार बार देखो, हमारी सरकार ही है जिसने आज तक के इतिहास में कहीं इरेगुलरिटी मिली तो उसको छुपाने का काम नहीं किया, सख्ती से एक्शन लिया है। चाहे वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी को उसी के ऑफिस में रंगे हाथ पकड़ने की बात हो, चाहे एग्जामिनेशन के अंदर किसी और को बिठाकर इरेगुलरिटीज़ करने की बात हो, सख्ती के साथ हम लोग काम करें और यही उम्मीद रखते हैं कि ये सख्ती हरियाणा के भविष्य को सुरक्षित करेगी, ना कि गलत हाथों में देने का काम। विपक्ष का आरोप है कि सीएम हाउस के भी काफी लोग उससे मिले हुए थे। विपक्ष में कौन है ये बता दे। विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आरोप लगाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जितनी भर्तियां हुई 10 साल के शासन में 8 साल की एक भी भर्ती आज के दिन स्टैंड नहीं करती, क्योंकि कोर्ट ने उनको खारिज किया, उसमें इतनी रेगुलरिटीज मिली। वो आदमी हमारी सरकार पे आरोप लगाते हैं। और मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूँ कि हमारा प्रयास है कि क्लीन, डिजिटल और क्वालिफाइड तरीके से सिलेक्शन हो। और उसका आपने देखा होगा कि जो QR शीट है, ये पहली बार है कि आंसर की भरने के बाद जो व्यक्ति आंसर की भरता है उसको उसकी कॉपी मिलती है कि कल कोई आरोप ना लगा दे मेरे नंबर बदल दिए गए। इंटरव्यू हो जाए A और B ग्रुप के अंदर तो तुरंत उसका रिजल्ट आउट किया करता है। फिजिकल अगर कोई पुलिस का दे के आया और उसको ऑब्जेक्शन है कि मेरे साथ गलती हुई, तो उसको हमने ऑप्शन दिया कि आप अपील करके एक बार और फिजिकल देकर देखो। और तो और फिजिकल के रिजल्ट की प्रिंटेड कॉपी साथ की साथ दी। और जैसे ही कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट होती है, डिजिटल तरीके से हर एक कैंडिडेट तक उसको पहुंचाने का काम किया। मुझे लगता है इससे पारदर्शी तरीके से आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ।